हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं केमिस्ट्री फैकल्टी पंकज कुमार और यूपीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। हमें उम्मीद है आप अपने पूरे परिवार के साथ सकुशल और स्वस्थ होंगे। पिछले क्लास में शून्य कोटि की अभिक्रिया हम लोग पढ़े हैं, कंप्लीट भी कर लिए थे। आज उसी को हम लोग और आगे बढ़ें। तो सिलेबस में हम लोगों को पढ़ना है शून्य कोटि की अभिक्रिया, वो कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है और इससे भी परीक्षा में क्वेश्चन रहता है, चाहे वो बोर्ड का परीक्षा हो या कंपटीशन में क्वेश्चन हो। यहाँ से द्वितीय कोटि की अभिक्रिया से क्वेश्चन रहता है। तो आइए हम लोग आज शुरू करते हैं द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। इंग्लिश में सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, हिंदी में इसी को द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के नाम से लोग जानता है। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया को होता क्या है, इसका क्या परिभाषा होगा। जिस अभिक्रिया का दर दो सांद्रता पर निर्भर करता है, उसे द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। जिस अभिक्रिया का दर दो सांद्रता पर निर्भर करता है उसे द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। इसका मतलब स्पष्ट है कि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का दर दो सांद्रता पर निर्भर करता है। इसी तरीके से हम लोग पढ़े थे प्रथम कोटि के अभिक्रिया का दर एक सांद्रता पर निर्भर करता है, जबकि शून्य कोटि में बताए थे कि शून्य कोटि के अभिक्रिया का दर अभिकारक के सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। तो उसी से हम लोग इसका परिभाषा बनाए हैं कि जिस अभिक्रिया का दर दो सांद्रता पर निर्भर करता है उसे द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। अब एक उदाहरण लेके इस परिभाषा को उस पर लगाइए। जैसे मान लीजिए एक अभिक्रिया ऐसा है, ए बी से अभिक्रिया करके पी बनाता है। इसमें दो अभिकारक लिए, एक कैपिटल ए और दूसरा कैपिटल बी। ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके पी नाम का कोई उत्पाद बना रहा है। तो ये अगर द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है तो इसका दर नियम समीकरण हम लोग लिख सकते हैं। दर नियम समीकरण लिखना तो आप लोग जानते हैं। दर नियम समीकरण में अभिकारक का सांद्रता लिया जाता है, जो उसका गुणांक रहता है वो घातांक के रूप में लिखा जाता है। तो इस अभिक्रिया का दर नियम समीकरण अगर लिखते तो ऐसा होता है, आर बराबर के इंटू ए का सांद्रता, दूसरा अभिकारक है बी तो इंटू बी का सांद्रता हो जाएगा। देखिए इस दोनों अभिकारक का गुणांक कुछ नहीं है, मतलब क्या, एक है। तो घातांक को आप एक लिख भी सकते हैं यहाँ।
या नहीं भी लिखिएगा तब भी समझा जाएगा, उसका घातांक 1 है। तो ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, इसका दर नियम समीकरण ऐसा होगा। या चाहे आप ऐसा लिख सकते हैं, R बराबर के I इंटू 1 के सांद्रता के घातांक 1 के सांद्रता का घातांक 2, तो तब B के सांद्रता का घातांक 0 करना होगा। देखिए ये भी द्वितीय कोटि के अभिक्रिया का ही दर नियम समीकरण है। अगर कोटि आप निकालिएगा तो याद कीजिए, बताए थे कोटि निकालने के लिए दर नियम समीकरण में अभिकारक के सांद्रता के घातांक को जोड़ा जाता है। तो दोनों अभिकारक के सांद्रता के घातांक को अगर जोड़िएगा तो 2 आएगा, 2 में 0 जोड़िएगा 2 आएगा। घातांक जोड़ने से जो आएगा वही उसका कोटि होगा, मतलब द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का ये दर नियम समीकरण है। यह आपके मन में अभी आ रहा होगा कि तब तो दर नियम समीकरण द्वितीय कोटि का एक और तरीके से लिख सकते हैं, B के सांद्रता का घातांक 2 कर दें और 1 के सांद्रता का घातांक 0 कर दें। तो हाँ, ऐसा हो सकता है, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, R बराबर के इंटू 1 के सांद्रता का घातांक 0 I इंटू B के सांद्रता का घातांक 2। तो ये जो अभी तीनों लिखे हैं ये तीनों एक ही चीज़ है, द्वितीय कोटि के अभिक्रिया का ही दर नियम समीकरण है। तो ऐसा भी लिखेगा तो द्वितीय कोटि के अभिक्रिया का दर नियम समीकरण है ये भी दर नियम समीकरण है द्वितीय कोटि का, ये भी द्वितीय कोटि के अभिक्रिया का दर नियम समीकरण है। तो जो अभिक्रिया हम लोग द्वितीय कोटि का माने हैं उसका दर नियम समीकरण इस तीनों में से कुछ भी वो हो सकता है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। दर नियतांक का मात्रक, अलग अलग कोटि के अभिक्रिया के दर नियतांक का मात्रक अलग अलग होता है, पहले से आप जान रहे हैं। प्रथम कोटि के अभिक्रिया के दर नियतांक का मात्रक याद कीजिए, समय इन्वर्स बताए थे। शून्य कोटि के अभिक्रिया के दर नियतांक का मात्रक मोल पर लीटर पर सेकंड बताए थे। ठीक उसी तरीके से द्वितीय कोटि के अभिक्रिया के दर नियतांक का भी अपना मात्रक होता है। आदर नियतांक का मात्रक निकालने का मूल मंत्र है, आप दर नियम समीकरण लिखिए और उस दर नियम समीकरण पर सोच दीजिएगा, मात्रक आपको पता हो जाएगा। द्वितीय कोटि के अभिक्रिया का दर नियम समीकरण अभी तुरंत हम लोग पढ़े, R बराबर के I इंटू 1 के सांद्रता का स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हैं। अभी लिखा है B के सांद्रता का घातांक 0 है, तो किसी भी चीज़ का पावर 0 हो तो वो तो 1 हो जाता है, तो वो आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। तो ये द्वितीय कोटि के अभिक्रिया का दर नियम समीकरण है। ये जो के आप देख रहे हैं यही ना दर नियतांक है द्वितीय कोटि के अभिक्रिया का, इसी का मात्रक हमको पता करना। तो इसको छोड़ के बाकी जो भी चीज़ है उसका मात्रक लिखिए, के का मात्रक पता हो जाएगा। तो R दर है, दर का मात्रक आपको पता है, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। के का मात्रक निकालना है तो के को क्या ही रहने दीजिए। आइए ए का सांद्रता, सांद्रता मोलरता को कहा जाता है, जो मोलरता का मात्रक होगा वही सांद्रता का मात्रक होगा। तो इस सांद्रता का मात्रक या मोलरता का मात्रक होता है मोल प्रति लीटर। विलियन चैप्टर में आप पढ़े हैं पूरा डिटेल्स। इसका देखिए पावर 2 है, तो इसका मतलब इस पूरा का पावर 2 होगा। इस पूरे का पावर 2 का
मतलब ये भी हुआ कि ऊपर वाले का भी पावर दो, नीचे वाले का भी पावर दो। तो आप ऐसे लिख सकते हैं मोल स्क्वायर लीटर स्क्वायर। तो देखिए सबका मात्रक हम लोग लिख लिए। के का मात्रक निकालना, मोल स्क्वायर को आप इधर ला लीजिए, बटा में आ जाएगा। लीटर स्क्वायर को इधर लाइएगा तो ये गुना में चला जाएगा। तो उधर क्या बच जाएगा, के। इसको इधर ला लीजिए तो इधर पहले से मोल है, मोल स्क्वायर इधर लाएंगे नीचे आ जाएगा। तो मोल बटा मोल स्क्वायर। लीटर स्क्वायर को इधर लाइएगा ऊपर आ जाएगा। तो लिख लीजिए लीटर स्क्वायर। लीटर एक ठो नीचे में इधर पहले से था, तो लीटर स्क्वायर बटा लीटर। 1/2 जैसे है वैसे ही रहने दीजिए, ऐसा हो जाएगा। बहुत आसान। दरनियम समीकरण अगर आपको पता है तो किसी भी कोटि के अभिक्रिया के दरनियतांक का मात्रक निकाल सकते हैं। अब देखिए ये है मोल, आइए नीचे मोल स्क्वायर। तो मोल स्क्वायर का क्या मतलब, मोल गुना मोल। तो एक मोल से एक मोल कैंसिल हो जाएगा, नीचे एक मोल बचेगा, वो ऊपर ले जाएंगे मोल इन्वर्स हो जाएगा। तो मोल इन्वर्स लीटर स्क्वायर और नीचे लीटर। तो 1 लीटर से 1 लीटर कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 1 लीटर बच जाएगा। सेकेंड नीचे है, ऊपर ले जाइएगा, सेकेंड इन्वर्स हो जाएगा, सेकेंड इन्वर्स। तो देखिए द्वितीय कोटि के अभिक्रिया के दरनियतांक का मात्रक पता हो गया, मोल इन्वर्स, लीटर, सेकेंड इन्वर्स। तो दरनियतांक का मात्रक हम लोग पता कर लिए। याद कीजिए +1 में बताए थे लीटर का एक और नाम होता है डेसीमीटर क्यूब। लीटर आयतन का मात्रक है, आयतन का बहुत सारा मात्रक होता है, उसमें एक मात्रक डेसीमीटर क्यूब भी होता है, और डेसीमीटर क्यूब को ही लीटर लिखा जाता है। तो लीटर को हम लोग चाहें तो डेसीमीटर क्यूब लिख सकते हैं। तो तब तो ऐसा हो जाएगा मोल इन्वर्स डेसीमीटर क्यूब सेकेंड इन्वर्स, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। यह भी द्वितीय कोटि के अभिक्रिया के दरनियतांक का मात्रक होगा। तो परीक्षा में ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन अगर आपसे पूछ दे कि द्वितीय कोटि के अभिक्रिया के दरनियतांक का मात्रक निम्नलिखित में से कौन है, अगर विकल्प में ये ऊपर वाला देगा तो यही आंसर होगा, ये नहीं देगा तो ये वाला देगा, ये आंसर हो जाएगा। सोचिएगा तो बात और आगे बढ़ेगा। साइंस में तो सोचते जाइएगा, बात आगे बढ़ते जाता है। मोलरता का फॉर्मूला आपको बताए थे, मोल प्रति लीटर, विलय का मोल बटा विलयन का आयतन लीटर। मोल प्रति लीटर को क्या लिख सकते हैं, कैपिटल M। तो यहाँ देखिए क्या है, मोल इन्वर्स है और लीटर है, मतलब लीटर ऊपर है, और मोल इन्वर्स का मतलब 1/मोल, मतलब लीटर बटा मोल। मोल बटा लीटर को कैपिटल M लिख सकते हैं। तो लीटर बटा मोल, इधर वाला को उलट दीजिएगा तब इसको क्या लिखेंगे, 1/m। और 1/m का मतलब क्या, M इन्वर्स। तो आप इसके बदले चाहें तो ये भी लिख सकते हैं M इन्वर्स, मोलरता इन्वर्स। सेकेंड इन्वर्स जैसे है वैसे ही रहेगा, ये भी लिखा जा सकता है, ये भी के का मात्रक होगा। या मोलरता को सांद्रता भी लिखा जाता है, जिसको C से डिनोट किया जाता है। तो M इन्वर्स है, आप C इन्वर्स भी इसको लिख सकते हैं। सेकेंड इन्वर्स जैसे है वैसे ही रहेगा। ये भी द्वितीय कोटि के अभिक्रिया के दरनियतांक का मात्रक होगा। तो द्वितीय कोटि के अभिक्रिया का ये चारों मात्रक होता है, और चारों अलग अलग नहीं है, एक ही चीज़ है, अलग अलग शब्द में लिखा गया है। तो मेरे ख्याल से आप समझ चुके होंगे, तो इसको आप नोट कर लीजिए।
द्वितीय कोटि के अभिक्रिया का आदरणीय समीकरण अभी हम लोग पढ़े थे। R बराबर K इंटू एक के सांद्रता का घातांक 2। देखिए तो ये किस टाइप का समीकरण है। फिर वही बात y बराबर mx टाइप का समीकरण है। तो अगर कोई कहेगा द्वितीय कोटि के अभिक्रिया के दर में और अभिकारक के सांद्रता के वर्ग में ग्राफ खींचिए, तो हम लोग ग्राफ खींच सकते हैं। x अक्ष पर ये लेना होगा a के सांद्रता का स्क्वायर, y अक्ष पर r दिखाना होगा और हम लोग ग्राफ खींच सकते हैं। ये के नियतांक है, के हटाइएगा तो यहाँ समानुपाती का चिन्ह आ जाएगा, r समानुपाती हो जाएगा एक के सांद्रता का स्क्वायर। तो मतलब एक के सांद्रता का स्क्वायर बढ़ेगा तो अभिक्रिया का दर भी बढ़ेगा। तो हम लोग इस समीकरण का ग्राफ भी खींच सकते हैं। y अक्ष पर अभिक्रिया का दर लीजिए, x अक्ष पर एक के सांद्रता का स्क्वायर लीजिए। देखिए इस समीकरण में इंटरसेप्ट नहीं है, तो इंटरसेप्ट नहीं होगा तो ग्राफ ओरिजिन से शुरू होगा। इसका स्लोप देखिए धनात्मक है, m के जगह पर तो k है, k के आगे कोई भी चिन्ह नहीं है मतलब प्लस, तो स्लोप इसका धनात्मक है। स्लोप धनात्मक होता है तो ग्राफ ऊपर की ओर जाता है, तो ओरिजिन से शुरू होकर ग्राफ ऊपर की ओर जाएगा। ऐसा हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। y ग्राफ x अक्ष के साथ जो कोण बनाएगा उसी को स्लोप कहा जाएगा। तो द्वितीय कोटि के अभिक्रिया के आदरणीय समीकरण का अगर कोई स्लोप पूछेगा तो ऐसा हो जाएगा 1/k, सॉरी k है। द्वितीय कोटि के अभिक्रिया का आदरणीय समीकरण में देखिए k है, ये k कांस्टेंट है, यही स्लोप का काम कर रहा है, तो स्लोप इसका k हो गया। तो आपसे कोई पूछे द्वितीय कोटि के अभिक्रिया के दर में और अभिकारक के सांद्रता के स्क्वायर में मतलब पावर 2 में ग्राफ खींचिए तो ग्राफ ऐसा होगा। तो ग्राफ भी आप ध्यान में रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन ग्राफ से भी रहता है। खींचना आसान है, अगर समीकरण आपको पता है तो आप आसानी से ग्राफ खींच सकते हैं। और उसी के नीचे आप ये ग्राफ भी दिखा दीजिए। देखिए लिखे हैं द्वितीय कोटि के अभिक्रिया का बलगतिकी समीकरण। अलग अलग कोटि के अभिक्रिया का बलगतिकी समीकरण अलग अलग होता है। प्रथम कोटि के अभिक्रिया का बलगतिकी समीकरण पढ़े थे, शून्य कोटि के अभिक्रिया का बलगतिकी समीकरण पढ़े। अभी हम लोग द्वितीय कोटि के अभिक्रिया के बलगतिकी समीकरण के बारे में जानना चाहते हैं। तो इसका कंसेप्ट है, किसी भी कोटि के अभिक्रिया का बलगतिकी समीकरण उस कोटि के अभिक्रिया के आदरणीय समीकरण से प्राप्त होता है। तो द्वितीय कोटि के अभिक्रिया का आप आदरणीय समीकरण लिखिए और उसी पर सोच दीजिएगा, बलगतिकी समीकरण आपको पता हो जाएगा। द्वितीय कोटि के अभिक्रिया के बलगतिकी समीकरण को 2 केस में बांटकर अध्ययन किया जाता है। तो केस फर्स्ट, यदि दोनों अभिकारक का आरंभिक सांद्रता समान हो या बराबर हो, या आप ये कह सकते हैं कि सिर्फ एक अभिकारक हो।
एक अभिकारक हो। यदि दोनों अभिकारक, मतलब दो अभिकारक हो और उसका आरंभिक सांद्रता समान हो, तब बलगति की समीकरण क्या होगा? या उसी को लिखे हैं कि अगर सिर्फ एक ही अभिकारक हो, द्वितीय कोटि का अभिक्रिया हो, एक ही अभिकारक हो, तो दर नियम समीकरण से उसका बलगति की समीकरण हम लोग कैसे लाएंगे? एक बार और, द्वितीय कोटि के अभिक्रिया के बलगति की समीकरण को दो केस में बांटकर पढ़ा जाता है। पहला केस में लिखे हैं यदि दोनों अभिकारक का आरंभिक सांद्रता समान हो, मतलब दोनों अभिकारक का आरंभिक सांद्रता अगर समान होगा तब बलगति की समीकरण क्या होगा। या एक ही अभिकारक होगा द्वितीय कोटि के अभिक्रिया में, तो तब बलगति की समीकरण क्या होगा। तो आइए एक अभिक्रिया लेके के उस पर हम लोग सोचेंगे। तो पहले आप दो अभिकारक लीजिए, दो अभिकारक वाला द्वितीय कोटि का अभिक्रिया लीजिए। जैसे ये देखिए, ये मान लीजिए द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, तो इसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है दो अभिकारक। ध्यान रहे लिखे हैं दोनों अभिकारक का आरंभिक सांद्रता समान हो। इसका जो सांद्रता आप शुरू में लीजिएगा वही सांद्रता इसका भी लेके देखेंगे बलगति की समीकरण कैसा आता है। तो अगर ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है तो दर नियम समीकरण तो आप लोग लिखना जानते हैं, R बराबर K इंटू ए का सांद्रता I इंटू बी का सांद्रता। दर नियम समीकरण में जो भी अभिकारक होगा उसका सांद्रता लिया जाएगा। अब इसमें बोला है दोनों का आरंभिक सांद्रता समान लेना, तो सांद्रता समान लेके अभिक्रिया को पहले करवा लीजिए। तो मान लीजिए इसका आरंभिक सांद्रता है स्मॉल ए, तो इसका भी स्मॉल ए लेना होगा। बोला है दोनों का समान लेना। आइए 0 होगा, अभी अभिक्रिया शुरू नहीं हुआ है, मतलब t बराबर 0 समय पर ऐसा होगा। अब कुछ देर तक इस अभिक्रिया को होने दीजिए, अभिकारक का सांद्रता घटेगा, उत्पाद का सांद्रता बढ़ेगा। तो t समय तक अभिक्रिया अगर होता है तो अभिकारक का सांद्रता मान लीजिए x से घट गया होगा, b का भी सांद्रता x से घट गया होगा, p का सांद्रता x से बढ़ा होगा। तो इसका सांद्रता पहले स्मॉल ए था, x से घट गया, तो कितना बचा होगा t समय पर? a माइनस एक्स। इसका भी सांद्रता बचा होगा a माइनस एक्स, p का सांद्रता हो गया होगा x। देखिए t समय पर किसका क्या सांद्रता होगा वो दिखाई दे रहा है। ये अगर दिखाई दे तब तो दर नियम समीकरण से हम लोगों का काम हो जाएगा। इसका दर नियम समीकरण लिख लेते, R बराबर K इंटू ए का सांद्रता इंटू बी का सांद्रता। और सबके सांद्रता का जो वैल्यू है t समय पर रख दीजिए, तो K ही रहेगा। t समय पर a का सांद्रता a माइनस एक्स, a माइनस एक्स। b का सांद्रता t समय पर ये भी a माइनस एक्स, लिखेंगे a माइनस एक्स। r जैसे है वैसे ही रहने दीजिए। a माइनस एक्स को a माइनस एक्स से गुना करेंगे तो a माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो r बराबर ऐसा हो जाएगा k इंटू a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो देखिए ऐसा आया अभिक्रिया का दर। दोनों अभिकारक का आरंभिक सांद्रता समान लिए हैं तो ऐसा आया, मतलब द्वितीय कोटि का अभिक्रिया है, उसमें दो अभिकारक है, दोनों का आरंभिक सांद्रता अगर समान होगा तो R ऐसा आया है t समय पर। t समय पर अभिक्रिया का दर ये आया। अब इसी में आप लिखे हैं यदि एक ही अभिकारक हो द्वितीय कोटि के अभिक्रिया में, तो उसको भी हम लोग साथ में ले लेते हैं, तब भी यही आएगा। देखिए वो कैसे आएगा, इसको आप नोट कर लीजिए पहले। इस बार अभिकारक एक रखना है। मान लीजिए A बदल रहा है P में, देखिए स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इस बार एक ही ठो अभिकारक लिए, लेकिन हाँ याद भी रखना है ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया ही है जिसमें एक ही अभिकारक,
तो इस अभिक्रिया को भी पहले हम लोग करवा लेते हैं। t बराबर 0 समय पर शुरू में इस अभिकारक का सांद्रता मान लेते हैं स्मॉल a, आइए तभी 0 हो। t समय तक अभिक्रिया होगा, उसके बाद कैपिटल A का सांद्रता कितना हो जाएगा a माइनस x से सांद्रता इसका घट गया होगा और इसका सांद्रता हो जाएगा x। अगर ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है तो दर नियम समीकरण ऐसा होगा r बराबर k I इंटू a के सांद्रता का स्क्वायर। देखिए यहाँ कन्फ्यूज मत कीजिए, कहिएगा यहाँ तो गुणांक एक है तो आप यहाँ स्क्वायर क्यों लिख रहे हैं। हम पहले ही मान चुके हैं ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया जिसमें एक ही ठो अभिकारक, तो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होगा तब तो दर नियम समीकरण ये लिखना होगा। आदर नियम समीकरण के अनुसार हम लोग सोच देंगे इस पर के देखिए टी समय पर अभिकारक का सांद्रता a माइनस एक्स है, तो a माइनस एक्स स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखिए। तो देखिए अभिक्रिया का दर फिर वही आया, जब दो अभिकारक लिए थे आरंभिक सांद्रता समान लिए थे तो तब जो दर आया टी समय पर वही दर यहाँ भी आया है जब एक ही अभिकारक है द्वितीय कोटि की अभिक्रिया में, तो दोनों सेम आया। लेकिन हमको इससे नहीं मतलब है, हमको बलगतिकी समीकरण तक पहुँचना है। तो बलगतिकी समीकरण यहाँ से हम लोग पता कर सकते हैं, वो भी जो दो अभिकारक लिए थे उसमें यहाँ तक छोड़े थे, इसमें भी यहाँ तक लाए, दोनों से सेम आया। अब इसी को और आगे बढ़ा दीजिएगा, बलगतिकी समीकरण पता हो जाएगा। आर को तो हम लोग हमेशा से लिखते आ रहे हैं dx बटा dt, आइए k इंटू a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। a माइनस एक्स के होल स्क्वायर को इधर ला लीजिए, dt को उधर भेज दीजिए, तो ऐसा हो जाएगा dx बटा a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये बराबर होगा k I इंटू dt। अब दोनों तरफ समाकलन करना होगा, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करना होगा, तो इंटीग्रेट कर दीजिए, तो ऐसा हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx बटा a माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर इंटीग्रेशन ऑफ k I इंटू dt। कुछ नहीं किए, दोनों तरफ इंटीग्रेट किए। अब dx बटा a माइनस एक्स के होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन, ये इसका फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। इंटीग्रेशन ऑफ dx बटा a माइनस एक्स के होल स्क्वायर ये बराबर होता है 1 बटा a माइनस एक्स। देखिए इसको ध्यान में रखिए, ये फार्मूला है। dx बटा a माइनस एक्स के होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन का फार्मूला होता है 1 बटा a माइनस एक्स, तो इसके बदले में ये लिखे k कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। और dt का इंटीग्रेशन तो कई बार हम लोग t लिख चुके हैं, तो ये हो जाएगा kt। c समाकलन नियतांक है, ये जोड़ना पड़ता है। तो देखिए ऐसा समीकरण आ गया 1 बटा a माइनस एक्स प्लस kt प्लस c। अब c का मान आपको अभिक्रिया के आरंभिक स्थिति से पता करना होगा, तो लिखेंगे हम लोग अभिक्रिया के आरंभिक स्थिति से। अभिक्रिया के आरंभिक स्थिति से अभिक्रिया के आरंभिक स्थिति पर जाइए। t 0 है तो x कितना होगा, x तो अभिकारक का उपयोग किया गया मात्रा। t 0 कहने का मतलब अभिक्रिया शुरू नहीं हुआ, तो अभिकारक उपयोग नहीं हुआ होगा। तो अगर t 0 आप लिखते हैं तो x 0 लिखना हो, 0 समय पर अभिकारक का उपयोग किया गया मात्रा 0। अब इस t 0 और x 0 का वैल्यू इस समीकरण में रख दीजिए, तो t 0 कीजिएगा k को 0 कर देगा, तो इधर सिर्फ बच जाएगा c। x 0 कीजिएगा तो इधर सिर्फ बच जाएगा 1 बाई a, मतलब c का वैल्यू पता हो गया 1 बाई a। तो देखिए अभिक्रिया के आरंभिक स्थिति से c का मान पता कर लिए। अब इस c के मान को उस समीकरण में रख दीजिए, ऐसा हो जाएगा 1 बटा a माइनस एक्स, ये बराबर हो जाएगा kt
आ प्लस सी है तो सी के जगह पर 1 स्मॉल, ये भी बड़ी काम का समीकरण माना जाता है। 1/a-x बराबर के टी आ प्लस 1 स्मॉल ए। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन अगर देगा लॉन्ग टाइप में भी पूछ सकता है, कहेगा द्वितीय कोटि के अभिक्रिया के बलगतिकी समीकरण का व्यंजक प्राप्त करें। तो यही सब काम हम लोगों को करना होगा। ये भी एक फार्मूला है, लेकिन इसको और आगे हमको अभी ले जाना है। तो आप इसको नोट कर लीजिए तो आगे इसको बढ़ाते हैं। बहुत आसान मैथमेटिक्स का यूज है। ये ओरिजिन देखिए, तो ये जो समीकरण हम लोगों को मिला ये किस टाइप का समीकरण है? y बराबर mx प्लस सी टाइप का समीकरण है। इस टाइप के समीकरण का ग्राफ हम लोग कई बार खींच चुके हैं। तो 1/a-x को दिखाएंगे y अक्ष पर, ये t को दिखाएंगे x अक्ष पर। ग्राफ हम लोग खींच लेंगे, मतलब द्वितीय कोटि के अभिक्रिया में 1/a-x और t के बीच ग्राफ हम लोगों को खींचना। तो y अक्ष पर लीजिए 1/a-x, x अक्ष पर लिखना होगा t। देखिए इस समीकरण में इंटरसेप्ट के जगह पर 1/a, इंटरसेप्ट को हमेशा y अक्ष पर दिखाया जाता है। तो मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक इंटरसेप्ट है, यहाँ तक। इस इंटरसेप्ट का वैल्यू भी हम लोगों को पता है 1/a। अब ढाल देखिए धनात्मक, m का वैल्यू के है, ढाल धनात्मक है, ग्राफ ऊपर की ओर जाएगा। तो इंटरसेप्ट जहाँ ख़त्म हुआ है वहीं से ग्राफ ऊपर की ओर जाएगा, क्योंकि ढाल धनात्मक स्ट्रेट लाइन पास करेगा। ग्राफ x अक्ष के साथ कोण बना रहा है, वही स्लोप कहलाएगा। तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा? के हो जाएगा। तो अगर द्वितीय कोटि के अभिक्रिया में 1/a-x और t के बीच कहता है ग्राफ खींचने के लिए, तो ग्राफ हम लोग ऐसे ही खींचते हैं। अगर इस समीकरण का आपसे इंटरसेप्ट का मान पूछे तो 1/a होगा। इस समीकरण में ढाल पूछे तो के हो जाएगा। t और 1/a-x के बीच ग्राफ खींचे, ग्राफ खींचने के लिए कहता तो ग्राफ हम लोग ऐसा खींचते। तो क्वेश्चन कहीं से भी आपको उठा सकता है, पूरा थोरों पर कमांड रखना होगा। कहीं से भी बीच से क्वेश्चन उठा सकता है। तो आप इस ग्राफ को भी नोट कर लीजिए और इस पर सोचिएगा तो और बात आगे बढ़ेगा। 1/a प्लस में अगर इसको बराबर के इस साइड लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो ऐसा हो जाएगा, उधर तब बच जाएगा के टी, इधर हो जाएगा 1/a-x माइनस 1/a। कुछ नहीं की 1/a को इधर ला ली, प्लस में था माइनस में हो गया। तो उधर के टी बच गया, उसी को पहले लिख ली, इधर जो था उसी को बाद में लिख। ऐसा देखिए समीकरण आए। अब बटा पर का घटाव करना पड़ेगा इसका। तो के टी बराबर a-x और स्मॉल a का एलसीएम लीजिए। ऐसा होगा a इंटू a-x से इसमें भाग दीजिएगा, स्मॉल a बचेगा तो स्मॉल a माइनस a से भाग दीजिएगा, a-x बचेगा तो यहाँ a-x लिखना हो। के टी बराबर हो जाएगा माइनस, यहाँ आइए माइनस माइनस प्लस, तो ये माइनस स्मॉल a, आइए प्लस स्मॉल a, ख़त्म हो जाएगा तो केवल बचेगा यहाँ x, नीचे जैसे है वैसे ही रहेगा a इंटू a-x, ऐसा हो जाएगा। तो t बराबर हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, के गुना में है उधर जाएगा भाग हो जाएगा 1/k इंटू x/a इंटू a-x।
द्वितीय कोटि के अभिक्रिया का बलगतिकी समीकरण यही होता है। द्वितीय कोटि के अभिक्रिया के बलगतिकी समीकरण को लोग इस रूप में याद रखता है, T बराबर 1/k x बटा a इंटू a माइनस एक्स। कौन क्या है ये आप पहले से जानते हैं। T समय है, के द्वितीय कोटि के अभिक्रिया का दर नियतांक है, x अभिकारक का उपयोग किया गया सांद्रता है, स्मॉल a अभिकारक का आरंभिक सांद्रता है। तो अगर आपसे पूछे लॉन्ग टाइप में कि द्वितीय कोटि के अभिक्रिया का बलगतिकी समीकरण का व्यंजक प्राप्त करें, द्वितीय कोटि के अभिक्रिया के बलगतिकी समीकरण का व्यंजक प्राप्त करें, तो जहाँ से द्वितीय कोटि के अभिक्रिया का बलगतिकी समीकरण हम लोग लिखना शुरू किए थे, वहाँ से लेकर यहाँ तक लाना होगा। इतना अगर आप लिख दीजिएगा तो 5 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। 5 नंबर में लॉन्ग टाइप में क्वेश्चन पूछता है तो आपको ऐसे ही करना हो। तो आप प्रैक्टिस कीजिएगा, रफ कॉपी में 1-2 बार देख कर लिखिएगा, 1-2 बार बिना देखे हुए ये काम कर लीजिएगा, सीख जाइएगा बलगतिकी समीकरण कैसे लाया जाता है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। द्वितीय कोटि के अभिक्रिया में यदि दोनों अभिकारक का आरंभिक सांद्रता समान हो या द्वितीय कोटि के अभिक्रिया में सिर्फ एक अभिकारक हो, तो उसका बलगतिकी समीकरण हम लोग पता किए, आया T बराबर 1/k इंटू x बटा a इंटू a माइनस एक्स। तो इसको ध्यान में रखिए, अलग अलग कोटि के अभिक्रिया का बलगतिकी समीकरण अलग अलग होता है। द्वितीय कोटि के अभिक्रिया का अर्ध आयु अलग अलग कोटि के अभिक्रिया का अर्धायु अलग अलग होता है। प्रथम कोटि के अभिक्रिया का अर्धायु निकाले T हाफ बराबर 0.693 बटा के। शून्य कोटि के अभिक्रिया का अर्धायु निकाले थे, T हाफ बराबर आया था a बटा 2 के। नहीं पढ़े हैं पिछले क्लास में। अब हम लोग द्वितीय कोटि के अभिक्रिया का अर्धायु जानना चाहते हैं। अर्धायु का समीकरण लाने के लिए आपको बलगतिकी समीकरण का ज़रूरत होगा। द्वितीय कोटि के अभिक्रिया का अर्धायु निकालना, तो द्वितीय कोटि के अभिक्रिया का बलगतिकी समीकरण लिखिए और उसी पर सोच दीजिएगा, अर्धायु का समीकरण पता हो जाएगा। तो द्वितीय कोटि के अभिक्रिया का बलगतिकी समीकरण तभी तुरंत हम लोग लिखें, T बराबर हो रहा था 1/k I इंटू एक्स बटा a इंटू a माइनस एक्स। इसी पर सोचना होगा। अर्धायु निकालना है, तो T अगर T हाफ हो, या पहले लिख लीजिए x यदि a/2 होगा, x क्या है, अभिकारक का उपयोग किया गया मात्रा। तो अभिकारक का उपयोग किया गया मात्रा यदि आरंभिक मात्रा का आधा हो जाएगा, मतलब आधा अभिकारक उपयोग हो जाएगा अभिक्रिया में, ऐसा होने में जो समय लगेगा उसी को अर्धायु कहा जाएगा। परिभाषा भी लिखे थे, आधे अभिकारक को उत्पाद में बदलने में जो समय लगता है उसी को तो अर्धायु कहा जाता है। मतलब इस बलगतिकी समीकरण में x के जगह अगर आप a/2 लिखते हैं तो t के जगह पर T हाफ लिखना होगा, और यही T हाफ जो आएगा अर्धायु कहलाएगा द्वितीय कोटि का। तो ऊपर वाले समीकरण में रख दीजिए, T के जगह T हाफ, 1/k, x के जगह पर a/2 लिखिए बटा a इंटू a माइनस एक्स है, तो x के जगह पर तो a/2 लिखना होगा। हो गया। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, अर्धायु का समीकरण पता हो जाएगा। a में से a/2 घटेगा तो a/2 बचेगा,
a/2 से a/2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो 1/k इंटू 1/a। तो तब तो ऐसा हम लोग लिख सकते हैं t½ बराबर हो जाएगा 1/ka। बड़ी काम का चीज़। द्वितीय कोटि के अभिक्रिया का अर्धायु यही होता है, t½ बराबर 1/ka, जहाँ k द्वितीय कोटि के अभिक्रिया का दरनियतांक है, i द्वितीय कोटि के अभिक्रिया में अभिकारक का आरंभिक सांद्रता है। तो द्वितीय कोटि के अभिक्रिया का अर्धायु इस समीकरण से पता किया जाता है। इस पर क्वेश्चन वगैरह सब भी हम लोग बना सकते हैं। क्वेश्चन जो भी पूछेगा द्वितीय कोटि के अर्धायु से संबंधित, तो इसी समीकरण पर सोचना होगा। अब इसमें देखिए 1/k ये तो नियतांक है, नियतांक को हटाइएगा, यहाँ प्रोपोर्शनल का साइन आ जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा t½ ये a नीचे है, तो हम लोग कहेंगे a के व्युत्क्रमानुपाती होता है, t½ 1/a के समानुपाती होता है, या इसी को आप कहिएगा t½ a के व्युत्क्रमानुपाती होता है। द्वितीय कोटि के अभिक्रिया का अर्धायु अभिकारक के आरंभिक सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो इसको आपको ध्यान में रखना होगा। द्वितीय कोटि के अभिक्रिया का अर्धायु अभिकारक के आरंभिक सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जबकि शून्य कोटि में समानुपाती हो रहा था। प्रथम कोटि में तो अर्धायु अभिकारक के सांद्रता पर निर्भर ही नहीं करता, आपको ये ध्यान में रखना होगा। व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसका मतलब आप भली भांति जानते हैं। इसका मतलब हुआ एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा। यदि अभिकारक का आरंभिक सांद्रता घटेगा तो अर्धायु बढ़ेगा। ध्यान रहे ऐसा सिर्फ द्वितीय कोटि में होगा। शून्य कोटि में तो बताए थे अभिकारक का आरंभिक सांद्रता अगर घटेगा तो अर्धायु भी घटेगा, क्योंकि समानुपाती का संबंध था। तो यहाँ पर अभिकारक का सांद्रता अगर घटता है तो अर्धायु बढ़ जाता है। अभिकारक का सांद्रता अगर आधा होता है तो अर्धायु दोगुना हो जाएगा। जैसे इसको हम एक डाटा से समझाते हैं। मान लीजिए अभिकारक का आरंभिक सांद्रता है 100 m, मान लीजिए अपना तरफ से समझाने के लिए। m का मतलब मोलरता, सांद्रता। अभिक्रिया का अर्धायु, द्वितीय कोटि के अभिक्रिया का अर्धायु हम मान लेते हैं। अर्धायु को कैपिटल T से भी सूचित किया जाता है। आप इसके जगह पर कैपिटल T भी लिखते तब भी गलत नहीं होता। अर्धायु मान लेते हैं 40 सेकेंड। द्वितीय कोटि के अभिक्रिया का अर्धायु 40 सेकेंड माने। अभिकारक का आरंभिक सांद्रता द्वितीय कोटि में 100 m मान लिए, तो अर्ध आयु जितना देगा उतना समय के बाद तो आधा अभिकारक अभिक्रिया में उपयोग हो जाएगा। तो 100 m है, 50 m उपयोग हो जाएगा, तो बचेगा कितना? 50 m बचा हुआ। अब कहेगा इसका अर्धायु 50 m को 25 m होने में कितना समय लगेगा? तो देखिए, तो पहले 100 m था, 50 m हो गया। आरंभिक सांद्रता अभिकारक का 100 m था तो अर्धायु 40 सेकेंड था। तो जब आधा हो गया तो अर्धायु कितना हो जाएगा? ये अगर आधा होगा तो अर्धायु तो दोगुना हो जाएगा। तो पहले 40 सेकेंड था तो अब 80 सेकेंड हो जाएगा। हमको लगता है समझ गए हम। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दोनों में व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है। एक आधा होगा तो दूसरा दोगुना हो जाएगा। ये देखिए 100 से 50 हुआ तो ये 40 से 80 हो जाएगा। 80 सेकंड में ये 50-25 m में बदल जाएगा। अब कोई कहेगा फिर आगे बढ़ाइए इस 25 m को 12.5 m होने में कितना समय लगेगा? तो इसका दोगुना फिर हो जाएगा। ये आधा कीजिएगा, ये आधा हुआ है तो वो दोगुना हो जाएगा। 80 दूनी 160 सेकंड हो जाएगा। तो देखिए आंकड़ा से भी यही पता चल रहा है कि द्वितीय कोटि के अभिक्रिया का अर्धायु अभिकारक के सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आप इसको नोट कीजिए।
अभी हम लोग लिखे थे टी हाफ बराबर 1/k द्वितीय कोटि के अभिक्रिया के अर्धायु का समीकरण यही है। तो आप इसमें ए इधर गुना में बट्टा में है, इसको इधर लाइए, गुना में आ जाएगा। तो ऐसा हो जाएगा टी हाफ आई इंटू स्मॉल ए बराबर इधर बच जाएगा 1/k। तो के तो नियतांक है एक संख्या है, संख्या भी नियतांक होता है। एक नियतांक में दूसरे नियतांक से भाग दीजिएगा तो फिर नियतांक ही कोई आएगा, मतलब 1/k कांस्टेंट नहीं, 1/k कांस्टेंट। तो टी हाफ इंटू ए बराबर कांस्टेंट हुआ। तो इसका क्या मतलब, इसी को भाषा के रूप में लोग याद रखता है कि द्वितीय कोटि के अभिक्रिया के अर्धायु और अभिकारक के सांद्रता का गुणनफल हमेशा स्थिर रहता है, या दोनों का गुणनफल हमेशा एक नियतांक होता है नहीं। आइए आप यहाँ से देख भी सकते हैं, जैसे टी हाफ इंटू ए आप कीजिए। टी हाफ हम लोग लिए थे यहाँ 40 सेकेंड, स्मॉल ए अभिकारक का आरंभिक सांद्रता 100, तो 40 को 100 से गुना कीजिए, कितना आएगा 4000। अब देखिए फिर टी हाफ हम लोग लिए 80 सेकेंड, यहाँ हो गया। आइए अभिकारक का सांद्रता 50 है, 80 को 50 से गुना कीजिए तो फिर भी 4000 आएगा। दो चीज़ का गुणनफल अगर कांस्टेंट हो तो उसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। टी हाफ को देखिए तो हम कैपिटल टी लिख देते हैं, T1 A1 बराबर T2 A2, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। और भी बराबर देख के कर सकते हैं T3 A3 T4 A4। तो दो चीज़ का गुणनफल अगर कांस्टेंट हो तो उसको ऐसे लिखा जा सकता है। इस कैपिटल टी से नहीं घबराइएगा, हम लोग चाहते तो कैपिटल टी के जगह पर टी हाफ भी ले सकते थे। टी हाफ 1 इंटू A1 बराबर हो जाता है टी हाफ 2 इंटू A2। कैपिटल टी के जगह पर टी हाफ कर दीजिएगा तभी वही समीकरण रहेगा। अर्धायु को टी हाफ से या कैपिटल टी से डिनोट किया जाता है। तो इसमें वही काम हम लोग किए। T1 देखिए 40 लिए, A1 100 लिए तो 4000 आया। T2 80 सेकेंड हो गया था, A2 50 हुआ था, फिर 80-50 को गुना किए तब भी 4000 आया। आगे भी इसी तरीके से कीजिएगा तो वो 4000 ही रहेगा। मतलब द्वितीय कोटि के अभिक्रिया में अर्धायु और अभिकारक के सांद्रता का गुणनफल हमेशा एक नियतांक होता है। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो इसको हम लिख देते हैं, आप इसको हमेशा ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा। द्वितीय कोटि के अभिक्रिया में अर्धायु तथा अभिकारक के सांद्रता का गुणनफल हमेशा स्थिर रहता है। या हमेशा एक नियतांक होता है, दोनों एक ही बात हुआ। द्वितीय कोटि के अभिक्रिया में अर्धायु और अभिकारक के सांद्रता का गुणनफल हमेशा स्थिर रहता है। बड़ी काम का चीज़ है। द्वितीय कोटि के अभिक्रिया का अर्धायु अभिकारक के सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती होता है।
व्युत्क्रमानुपाती होता है। वो हम लोग देख चुके हैं, समीकरण लिखा हुआ है ही, टी हाफ स्मॉल a के देखिए व्युत्क्रमानुपाती है। द्वितीय कोटि के अभिक्रिया का अर्धायु अभिकारक के सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जो समीकरण लिखे थे उसी को भाषा के रूप में दिखाए। ये दोनों पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना होगा, तो इसको नोट कर लीजिए। केस 2, यदि दोनों अभिकारक का सांद्रता अलग अलग हो, याद कीजिए अभी आपको बताए थे कि द्वितीय कोटि के अभिक्रिया का बलगतिकी समीकरण 2 केस में बांटकर पढ़ा जाता है। पहला केस में हम लोग पढ़े थे यदि दोनों अभिकारक का सांद्रता समान हो तब बलगतिकी समीकरण निकाले थे। अभी हम लोग जानना चाहते हैं यदि दोनों अभिकारक का सांद्रता अलग अलग हो तो तब द्वितीय कोटि के अभिक्रिया का बलगतिकी समीकरण क्या होगा। हालांकि ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आज तक नहीं पूछा है, लेकिन चूँकि हम पहला केस लिख चुके हैं इसलिए आप लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि दूसरा केस भी होगा, तो इसलिए हम दिखा रहे हैं। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, नहीं भी पढ़िएगा इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पहला केस हम लोग लिख चुके हैं तो ये भी थोड़ा सा देख लीजिए। दोनों अभिकारक का सांद्रता इस बार अलग अलग रखना, ये शर्त है। तो दो अभिकारक लेंगे द्वितीय कोटि के अभिक्रिया में। देखिए ये कोई द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, इसमें दो अभिकारक, दोनों अभिकारक का आरंभिक सांद्रता अलग अलग लेना। आरंभिक सांद्रता अलग अलग हो, अलग अलग लेंगे हम लोग। दोनों अभिकारक का आरंभिक सांद्रता अलग अलग लेंगे। t बराबर 0 समय पर इसका आरंभिक सांद्रता मान लेते हैं स्मॉल a। इसका इस बार स्मॉल a नहीं मानेंगे, अलग अलग बोला है लेने के लिए, तो स्मॉल b ले लीजिए। अभी उत्पाद तो बनेगा नहीं, इसका सांद्रता 0। t समय तक अभिक्रिया होगा तो इसका सांद्रता x से घटेगा, इसका x से घटेगा, इसका x से बढ़ेगा। तो t समय पर कैपिटल A का सांद्रता a माइनस एक्स, कैपिटल B का सांद्रता b माइनस एक्स। पहले सांद्रता b था, x से घट गया तो b माइनस एक्स बचा होगा, इसका सांद्रता x। अब दर नियम समीकरण लिख के उस पर सोचना होगा। r बराबर k, दो अभिकारक है तो दोनों का सांद्रता लीजिए, यही होगा दर नियम समीकरण। t समय पर इस अभिक्रिया का दर निकालना है, तो t समय पर जो अभिकारक का सांद्रता आया है वो रखना होगा। तो r बराबर हो जाएगा k, यार r को तो हम लोग dx बटा dt लिखते हैं, वो लिख लीजिए। dx बटा dt बराबर k इंटू a माइनस एक्स आई ए बी माइनस एक्स। ए बी का t समय पर जो सांद्रता था वो रख दी, ऐसा हो गया। dt को उधर ले जाइए, इस दोनों को इधर ले, ऐसा हो जाएगा dx बटा में a माइनस एक्स आई इंटू बी माइनस एक्स, इधर हो जाएगा k इंटू dt। अब फिर दोनों तरफ समाकलन करना होगा, दोनों तरफ समाकलन करना है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, जगह है नहीं, नोट कीजिए, फिर इसको आगे बढ़ाते हैं।
इसका समाकलन करते तो लिखते समाकलन dx बटा a माइनस एक्स आई इंटू बी माइनस एक्स। इधर भी समाकलन करेंगे तो हो जाएगा समाकलन k आई इंटू डी टी। तो इसके समाकलन को ये लंबा चौड़ा होगा, अब बताया है उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, तो डायरेक्ट हम आपको रिजल्ट लिख देते हैं। उस रिजल्ट को भी अगर ध्यान में रखते हैं, हालांकि पूछेगा नहीं, ये पूरा विश्वास है हमको, फिर भी बाय द वे रिजल्ट आपको याद रहेगा तो क्वेश्चन इस पर बन जाएगा। तो यहाँ से अगर आप इसको कैलकुलेट करके निकाला जाता है तो के का वैल्यू देखिए इतना आता है, के बराबर होता है समाकलन dx बट्टा a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स बराबर समाकलन k इंटू डी टी। तो उधर तो k बाहर आएगा, डी टी का समाकलन t के टी प्लस सी हो जाएगा। के का वैल्यू आपको ये आएगा, जहाँ के द्वितीय कोटि के अभिक्रिया का दरनियतांक, या आप चाहें तो टी को इधर रख सकते हैं, के को उधर ले जा सकते हैं, तो हो जाता है टी बराबर 2.303 बटा के इंटू ए माइनस बी लॉग बी इंटू ए माइनस एक्स बटा ए इंटू बी माइनस एक्स, या चाहे इसी रूप में रहेगा। द्वितीय कोटि के अभिक्रिया का दरनियतांक भी हम लोग इससे निकाल सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे शर्त है इसमें कि दोनों अभिकारक का आरंभिक सांद्रता अलग अलग होगा, तभी ये फार्मूला काम करेगा। अगर आरंभिक सांद्रता दोनों अभिकारक का द्वितीय कोटि में समान होगा तो तब पहले हम लोग जो बलगति की समीकरण निकाले थे वो रहेगा। तो आप डायरेक्ट इस रिजल्ट को याद रखिए कि द्वितीय कोटि के अभिक्रिया में अभिकारक का आरंभिक सांद्रता अलग अलग रहता है, तो उसका बलगति की समीकरण ऐसा होता है, या तब उसका दरनियतांक ऐसा, दरनियतांक का फॉर्मूला ऐसा होता है। तो इस तरीके से द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कंप्लीट हो गया, पूरा हम लोग पढ़े। और लेक्चर 12 में एक ठो फार्मूला मिस्टेक हुआ है, उसको हम लिख देते हैं, उसको थोड़ा आप ठीक कर लीजिए। प्रथम कोटि के अभिक्रिया के बलगति की समीकरण का बहुत सारा रूप दिखाए थे, याद कीजिए 8 रूप दिखाए थे, हेडिंग दिए थे प्रथम कोटि के अभिक्रिया के बलगति की समीकरण का विभिन्न रूप। तो उसमें जैसे एक नंबर में आपको दिखाए थे टी बराबर 2.303 बटा के लॉग ए बटा ए माइनस एक्स, ऐसा दिखाए थे। दूसरा फार्मूला ऐसा दिखाए थे टी बराबर 2.303 बटा के लॉग पी बटा पी माइनस एक्स, ये भी प्रथम कोटि के अभिक्रिया के बलगति की समीकरण का एक रूप होता है। और भी इसी तरीके से तीसरा, चौथा, पाँचवा फार्मूला में थोड़ा सा मिस्टेक था। तो पाँचवा फार्मूला में हम ऐसे लिखे थे, देख लीजिएगा खूब, टी बराबर 2.303 बटा में के लॉग, ऐसा लिखे थे भी टी बटा भी टी माइनस भी इन्फिनिटी। हालांकि आपको पूरा डिटेल से पढ़ाया हुआ है, इस पर क्वेश्चन भी बहुत सारा करवाए थे। प्रथम कोटि के गैसीय उत्पाद के आयतन के द्वारा प्रथम कोटि के अभिक्रिया का बलगति की समीकरण यही होता है। गैसीय उत्पाद के आयतन के द्वारा जब हम लोग निकाले थे तो वहाँ पर ये भी टी नहीं था, भी इन्फिनिटी था। मतलब जहाँ भी टी है वहाँ आप टी को इन्फिनिटी कर दीजिए, इन्फिनिटी को टी कर दीजिएगा, फार्मूला ठीक हो जाएगा। तो यहाँ भी इन्फिनिटी,
यहाँ भी टी को हटा के भी इन्फिनिटी, यहाँ पर हो जाएगा भी टी। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, फार्मूला गलत नहीं होना चाहिए। हालांकि इस पर बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग बनाए हुए थे, आप लोग पता भी कर लिए होंगे, शायद मन में कन्फ्यूजन भी हो रहा होगा, पहले तो ऐसा पढ़े थे, फिर ये भी इन्फिनिटी के जगह भी टी क्यों आ रहा है। प्रूफ भी कर चुके हैं फार्मूला, लेकिन लिखते वक्त थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, उसको आप ठीक कर लीजिएगा। भी इन्फिनिटी बटा भी इन्फिनिटी माइनस भी टी, और सब कुछ ठीक है। तो आज इतना रहने देते हैं, अगले क्लास में हम लोग nवां कोटि के अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। लगभग ये चैप्टर कंप्लीट है। थैंक्स।